आज हम आप लोगों को कक्षा 10th की जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, जिसमें पाठ 8 है जीवों में प्रजनन। जीवों के प्रजनन लेसन में हम आज आप लोगों को प्रजनन के बारे में बताएंगे डिटेल से। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, इसका कुछ सारांश आप जान लीजिए, बेसिक चीज़ें जान लीजिए। देखिए, प्रजनन का मतलब होता है कि अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन बोलते हैं। कोई भी मनुष्य है या फिर कोई भी जीवित जीवधारी है, जीवधारी क्या, जिसमें जान पाई जाती है और वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रजनन बोलेंगे। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में क्या होता है कि जब नया छोटा लड़का जन्म लेता है तो वो क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया होती है। और प्रजनन के द्वारा ही, चाहे वो मनुष्य हो या कोई जीवधारी हो, कुछ भी हो, उसमें जो उसकी पीढ़ी है वो चला करती है। पीढ़ी क्या है, जो उसकी वंशागत है। जैसे बताए हैं हम कि मनुष्य का जन्म हुआ और मनुष्य के जन्म होने के बाद में अगर उसमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है, तब क्या होगा कि उसकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे नष्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि सबकी जो है लिमिटेड एज होती है। जैसे मनुष्य की जो एज है लगभग 75 से 80 साल। पहले देखिए माना जाता था कि लगभग 100 साल, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि 75 से 80 वर्ष मानी जाती है उम्र। तो देखिए, 75 से 80 उम्र व्यतीत करने के बाद में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से पहले अगर वो प्रजनन नहीं करता है तो उसकी संतान धीरे धीरे, उसकी जो वंशागत है वो धीरे धीरे प्रजाति जो उसकी है नष्ट हो जाएगी। देखिए, अब इसी के अंतर्गत हम आपको तमाम चीज़ें बताएंगे। देखिए, एक ही प्रजाति के दो मनुष्य, एक ही प्रजाति के क्या है, जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल, नर और मादा, जब नर और मादा मिल करके जनन करते हैं उसको प्रजनन बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि नर और मादा दो मिलेंगे और मादा मिलने के बाद में दोनों जनन करेंगे और फिर जो है इसी प्रक्रिया को प्रजनन बोलते हैं। देखिए, प्रजनन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे सभी जीवों का मूल लक्षण है। प्रजनन जो है सभी जीवधारियों का मूल लक्षण है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, बाघ हो, चीता हो, या फिर मनुष्य हो, या फिर गाय, भैंस, बकरी, कोई भी बहुकोषीय, एक कोषीय जीव हो, तो उसमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है और सभी प्रजनन के द्वारा अपनी जो है प्रजाति को आगे बढ़ाते रहते हैं। जरा सोचिए आप लोग, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए मनुष्य की प्रजाति है, अगर मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य का जन्म ना करता तो क्या होता कि उससे उसकी प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो जाती। इसी प्रकार से पृथ्वी पर कोई भी प्रजाति की अगर संख्या में वृद्धि करना है, किसी भी प्रजाति, कोई भी प्रजाति है, अगर उसमें संख्या की वृद्धि करना है तो प्रजनन की आवश्यकता होती है और प्रजनन के द्वारा ही संख्या में वृद्धि होती रहती है। देखिए, जैसे भारत जो है जनसंख्या की दर से दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। तो इसमें क्या होता है कि भारत में जो प्रजनन है वो अधिक मात्रा में होता है और प्रजनन से नई जो हैं प्रजातियां जन्म लेती हैं और जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। देखिए, उसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही वंश जैसे लक्षण को बनाए रखने के लिए केवल यही एक महत्वपूर्ण जो है प्रक्रिया है। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी जीवधारी है उसको अपनी वंशागत बनाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रजनन की आवश्यकता होती है। देखिए, उसके अंतर्गत आते हैं परिवर्तन का महत्व। अब हम आप लोगों को परिवर्तन के बारे में बताएंगे। परिवर्तन का महत्व में क्या है, देखिए, सभी में परिवर्तन होता है, जितने भी जीवधारी हैं उसमें परिवर्तन होता है। जैसे 2 या 3 या 4 करके एनी हो, कुछ भी जो है, अगर भाई हैं या फिर बहन हैं, तो उसमें जो है विभेदना होती है, उसमें जो है विशेषताएं होती हैं। मान लीजिए कोई लंबा है या फिर कोई छोटा है हाइट में, कोई गोरा है या फिर कोई काला है,
सब में क्या है कि अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। बताया गया है जुड़वा बच्चों को छोड़ करके, जो ट्विंस हैं यानी कि जो जुड़वा हैं उसमें ज़्यादातर समानताएं होती हैं, और उनकी अगर हम बात ना करें, जुड़वा बच्चों की बात ना करें, तो सब में जो है असमानता पाई जाती है, चाहे वो सगे जो है भाई हों या फिर बहन ही क्यों ना हों। सभी लोग देखे होंगे कि जो भाई बहन होते हैं तो उनके बोलचाल में, व्यवहार में और सब में असमानता होती है, और जो कुछ थोड़ा बहुत समानता होती है तो डीएनए के कारण। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आनुवंशिक पदार्थ है, और ये आनुवंशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है, जो है मनुष्य में। मनुष्य में जो गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर जीन पाए जाते हैं, और वही जीन जो हैं लक्षण को नई जनरेशन में प्रकट करते हैं। फिर उसके आगे क्या है कि बताया गया है जो डीएनए है वो डीएनए क्षार युग्म है, और ये डीएनए क्षार युग्म होने के कारण विभिन्नता को प्रकट करता है। उसके बाद में क्या है कि जीवों में जो विभिन्नताएं हैं उनको अनुकूल बनाने रखने के लिए डीएनए बहुत ज़रूरी है। डीएनए के द्वारा ही नई जो है पीढ़ी को जन्म मिलता है। अगर डीएनए नहीं होता तो नई पीढ़ी का निर्माण नहीं होता। देखिए फिर उसके बाद में क्या है, जिसके कारण जीव किसी के शारीरिक लक्षणों में समानता बनाए रखने के लिए प्रजनन के दौरान क्या होता है कि डीएनए बहुत आवश्यक है। डीएनए बताया गया है कि हर एक चीज़ में आवश्यक है। अगर डीएनए नहीं होता तो जान लीजिए जो क्राइम होते हैं, जो रेप वगैरह केस हैं, तो उसमें जो जांच की जाती है उसमें डीएनए के ही जांच की जाती है, और डीएनए के जांच के द्वारा जो तमाम प्रकार के जो रेप केसेस हैं और भी तमाम प्रकार के जो केस हैं उनसे पता लगाया जाता है। फिर उसके बाद में क्या है कि बताया गया है प्रजनन की विधियाँ। अब आगे जो है हम आपको प्रजनन की विधियों के बारे में बताएंगे। तो देखिए प्रजनन की विधियों में क्या है, जैसे प्रजनन जो है दोनों में होता है, चाहे वो एक कोशिकीय हों या फिर बहुकोशिकीय हों। तो देखिए एक कोशिकीय, यहाँ पर देख लीजिए आप एक, और फिर ये हो गया कोशिकीय, और यहीं पर जो है आप बहु लगा दीजिए और कोशिकीय। तो देखिए एक कोशिकीय में क्या है, एक कोशिकीय में आपका है अमीबा हो गया, और दूसरा है पैरामीशियम, पैरा और फिर मीशियम, अमीबा, पैरामीशियम और फिर युगलीना हो गया आपका, और फिर जो है ट्रिपैनोसोमा होता है। ट्रिपैनोसोमा और बहुकोशिकीय में जैसे मनुष्य है, ये आपका मनुष्य हो गया, फिर यहाँ पर हो गया गाय, और यहाँ पर भैंस, गाय और भैंस, और यहाँ पर कुत्ता हो गया, और यहाँ पर बिल्ली, और फिर आदि। देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए हैं और कई बार बता चुके हैं कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय आप जान लीजिए। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। एक कोशिकीय में क्या है कि जो हमको खुली आँखों से नहीं दिखाई देती हैं, यानी कि जो हमारी आँखें हैं उनसे जो चीज़ ना दिखाई दे वो एक कोशिकीय कहलाती है। एक कोशिकीय बहुत ही छोटी वस्तु होती है जिसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी कौन कौन सी सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि जो पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको देखने के लिए अगर हम कोई वस्तु प्रयोग करते हैं तो वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और जैसे आपके वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं, इन सब को देखने के लिए हम जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। देखिए इसी के आगे बताया गया है कि जैसे अमीबा है, और अमीबा दो भागों में बंट करके जो है नए अमीबा का निर्माण करता है। तो वो कैसे होता है जान लीजिए। उदाहरण में हम आपको बताए दे रहे हैं
ये है आपका अमीबा और ये हो गया उसका आकार। ये अमीबा हो गया और ये आकार हो गया। अमीबा और आकार का मतलब क्या हुआ कि अमीबा जो है वो निराकार होता है। निराकार यानी कि अमीबे का जो है कोई आकार नहीं होता है। ये उसका हो गया पादप और फिर ये हो गया कचाव। और ये क्या होता है, ये हो गया आपका जीवद्रव्य। ये है जीव और ये है द्रव। ये जीवद्रव्य हो गया। और ये जो संरचना पाई जाती है ये आपकी है केंद्रक। तो इसमें जो सबसे मेन आपका है वो है ये। सबसे मेन क्यों? क्योंकि इसमें जो पादप कचाव का काम होता है, पादप कचाव और जो हमारे पैर वो एक ही काम करते हैं। हम पैरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उसी प्रकार से जो पादप कचाव हैं, इसमें क्या होता है कि अमीबा तालाबों में पाया जाता है और अपने शिकार को देखता है। तो शिकार को पकड़ने के लिए अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है और गति करने के लिए पिस्यूडोपोडिया यानी कि पादप कचावी का प्रयोग करता है। इसी प्रकार से जीवद्रव्य जो है वो जीवद्रव्य का काम होता है कि जो केंद्रक है, केंद्रक को जीवित रखने के लिए। अगर उसमें जीवद्रव्य ना पाया जाता तो केंद्रक क्या है, नहीं जीवित रहता और धीरे धीरे केंद्रक समाप्त हो जाता। और अगर केंद्रक समाप्त हो जाता तो नया अमीबा नहीं तैयार होता। क्यों? क्योंकि डीएनए और आपका जो केंद्रक है दोनों का एक ही काम है। जैसे कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। उसी प्रकार से केंद्रक भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे के लिए समझ लीजिए कि इसमें जो केंद्रक पाए जाते हैं ये केंद्रक अपने जैसी नई संतान जो है बनाएंगे। यानी कि इसमें जो केंद्रक हैं, केंद्रक में वृद्धि होती रहती है और केंद्रक में वृद्धि होने के बाद में ये जो इसकी परत है, ये यहाँ से ये वाला जो केंद्रक है ये बाहर निकलेगा और ये केंद्रक हो गया और यहाँ पर ये वाला नया अमीबा तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ एक केंद्रक जो है एक अमीबा को जन्म देगा, तो जितने केंद्रक उसमें होंगे उतने ही अमीबा का निर्माण होगा। ये हो गया। फिर उसके आगे क्या है, इसी प्रकार से ईस्ट देखा होगा और हाइड्रा देखा होगा। तो देखिए हाइड्रे में कैसे होता है, देखिए जो एक कोशिकीय होते हैं तो एक कोशिकीय में अलैंगिक प्रजनन होता है और फिर जो बहुकोशिकीय होते हैं बहुकोशिकीय में लैंगिक प्रजनन होता है। तो देखिए जैसे आपका ये हाइड्रा है, ये हो गया और फिर ये, तो इसमें जो ये जार्ज जैसी संरचनाएं होती हैं ये क्या होता है, ये आपका हो गया मुख। और मुख होने के बाद में फिर ये क्या हैं, जॉज हैं। ये हैं आपकी जॉज और ये हैं आपका मुकुल। ये मुकुल हो गया और मुकुल के बाद में ये पूरा का पूरा आपका हाइड्रा हो गया। ये हाइड्रा हो गया। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो ये मुकुल है, ये मुकुल, इसमें डीएनए, इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है। ये क्या है, इसमें केंद्रक है और मुकुल में केंद्रक पाया जाता है और ये जो है भोजन प्राप्त करता रहता है और धीरे धीरे वृद्धि करता रहता है। इसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर ये मान लीजिए ये आपका हाइड्रा है और ये वृद्धि करेगा और वृद्धि करने के बाद में क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो है ये टूट जाएगा और ये टूट गया। इसके अब क्या हुए, दो भाग हो गए। ये आपका हाइड्रा है और हाइड्रा में जो मुकुल है ये है, दो भाग हो गए मुकुल के। तो इस वाले मुकुल से नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा। ये क्या होगा, अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन के द्वारा क्या होगा कि जो हाइड्रा है ये नया हाइड्रा को जन्म देगा। वेरी सिंपल प्रोसेस है। इसमें सिंपल क्या है, हाइड्रा है और हाइड्रा में जो है मुकुल पाया जाता है और मुकुल में जो है केंद्रक पाया जाता है।
फिर यही मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता रहता है और वृद्धि करने के बाद में 2 भागों में टूट जाता है। और जब 2 भागों में टूट जाएगा तब क्या होगा कि नए जो है हाइड्रा को जन्म देगा। फिर उसके बाद में बताया गया है कि जो सांप होते हैं और सांप के सबसे पहले अंडे होते हैं और अंडे से जो है सांप का निर्माण होता है। फिर ये बात हो गई। और उसके आगे अब क्या है, उसके आगे है जैसे शेर है, कुत्ता है और फिर बिल्ली हैं। शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये जो चीज़ें हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही साधारण प्रोसेस होती है। जो माता होती है वो जन्म देती है, वो बच्चे को जन्म देती है। जैसे मनुष्य में भी यही प्रोसेस है कि जो माता होती है वो बच्चे को जन्म देती है। तो देखिए इसके आगे ये इतना हो गया। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ये आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय इन सब चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसमें अभी आगे भी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए तो ये हो गया आपका। फिर अब बताया गया है प्रजनन के प्रकार। देखिए ये जो प्रजनन है इसके प्रकार बताया गया है। तो प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ आप हम लिख देंगे कि प्रजनन 2 और फिर प्रकार के, प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा आपका अलैंगिक और फिर प्रजनन, और आपका दूसरा होगा लैंगिक और फिर होगा प्रजनन। ये देखिए अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन को इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल। इसको क्या बोलते हैं, ए और फिर सेक्सुअल, ये हो गया एसेक्सुअल। और जो लैंगिक होता है ये आपका होता है सेक्स और वल। ये देखिए तो अलैंगिक प्रजनन, और अब हम लैंगिक प्रजनन के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो देखिए अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। जो आपका अलैंगिक प्रजनन है, अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत एक जनक की आवश्यकता होती है। देखिए तो सबसे पहले आप अलैंगिक प्रजनन के बारे में जितनी चीज़ें हैं वो डिटेल से समझ लीजिए। एक जनक की क्यों, क्योंकि देखा होगा जैसे आपका जो है आम का पौधा है या फिर आम का हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, तो ये सब क्या होते हैं कि इसमें अकेला आम जो है नए आम के पौधे को जन्म देता है। कैसे, क्योंकि इसमें जो है जैसे देखा होगा कलम लगाना है, दाब लगाना है, गुट्टी लगाना है, ये जितने भी प्रक्रियाएं हैं ये सब अलैंगिक प्रजनन के द्वारा होती हैं। एक आम के पौधे से दूसरा आम का पौधा तैयार हो रहा है, ये अलैंगिक प्रजनन होगा। फिर इसी के आगे समझ लीजिए, ये तो हुई पहला पॉइंट। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो है एक जनक की आवश्यकता होती है, और इसमें एक जनक के साथ साथ जो नई संतान होती है वो अपने हूबहू माता पिता के समान होती हैं। कहने का मतलब हुआ कि आम के पौधे से अगर आम का पौधा तैयार होगा तो वो बिल्कुल और बिल्कुल आम की ही तरह होगा। ठीक इसी प्रकार से नीम का पौधा है और नीम के पौधे से नीम का पौधा तैयार होगा तो वो क्या होगा कि जो है नीम ही होगा। ठीक इस प्रकार से देखिए अलैंगिक प्रजनन किसमें पाया जाता है, अलैंगिक प्रजनन एक कोश के और बहुकोश के दोनों में पाया जाता है। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं हमारे वो बहुकोशिकीय हैं, और हाइड्रा है जैसे तुम्हारा, और फिर हाइड्रे में भी जो है अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। अमीबा है, अमीबा में भी जो है आपके अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें शरीर का कोई भी भाग, पेड़ पौधा ले लीजिए, चाहे वो जड़ हो या तना हो या फिर पत्ती हो, किसी भी भाग से नया पौधा तैयार हो जाए अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अब ये हो तो हुई बात अलैंगिक प्रजनन के बारे में। उसके बाद में क्या है, अलैंगिक प्रजनन के हम आपको जो है
लक्षण बताएंगे। लक्षण देखिए, इन लक्षण में जो है पहला लक्षण क्या है, ये लक्षण में पहला लक्षण ये है कि ये प्रजनन एक कोशिकीय जीवों और पौधों में पाया जाता है। यानी कि जो अलैंगिक प्रजनन है ये एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। और फिर उसके बाद में इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है कि अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, ये हुआ एक, और फिर ये हुआ कोशिकीय। और दूसरा पॉइंट है इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट होगा कि इसमें जो संरचना होती है यानी जो नया पौधा होता है वो अपने माता पिता के समान होता है। फिर अगला पॉइंट है कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, डीएनए क्या कह लीजिए कि जो है केंद्रक पाया जाता है। फिर इसमें क्या है कि जो नया पौधा तैयार होगा अपने बिल्कुल और बिल्कुल माता पिता के समान होगा। ये तो हुए अलैंगिक प्रजनन के लक्षण हो गए। अब जो है अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हम बताएंगे। तो देखिए इसमें बता रहे हैं, ये हुआ अलैंगिक प्रजनन। प्रजनन के अंतर्गत ये हुआ प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, और इसमें जो अलैंगिक प्रजनन है इसके हम प्रकार बताएंगे। ठीक, तो अलैंगिक प्रजनन में सबसे पहले होता है विखंडन। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले है आपका विखंडन। तो विखंडन के अंतर्गत हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए विखंडन में समझ लीजिए इसके अंतर्गत जैसे आपका ईस्ट है, जीवाणु हैं और प्रोटोजोअन्स है। प्रोटोजोअन्स में क्या है कि फाइलम प्रोटोजोआ यानी संघ प्रोटोजोआ के जो भी सदस्य हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है और फिर आपका ट्रिपैनोसोमा है। इन सब में क्या होगा कि ये सब विखंडन के द्वारा नए जो है पौधे को जन्म देते हैं। कैसे विखंडन के द्वारा, हम इससे पहले बताए हैं कि मान लीजिए आपका ये अमीबा है और अमीबा में ये आपके केंद्रक पाए जाते हैं। ये तमाम प्रकार के इसमें ढेर सारे केंद्रक हैं और ये आपका जीवद्रव्य है। तो यहाँ से ये जो परत है, यहाँ से ये परत फट जाएगी कायदे से। यहाँ पर समझ लीजिए ये परत जो है फट जाएगी। क्यों फट जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जो उसमें केंद्रक पाए जाते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी, और संख्या में वृद्धि के बाद में ये जो है फटने के बाद में ये केंद्रक बाहर निकलेगा, और केंद्रक जब बाहर निकलेगा तो एक जो है नए अमीबे का जन्म देगा, जो होगा विखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन। ये होगा विखंडन के द्वारा। उसके बाद में अब हम आपको जो है द्विविखंडन के बारे में बताते हैं। ये बात हुई विखंडन की। उसके बाद में विखंडन हटा दीजिए, अब होगा द्वि और फिर विखंडन। इसमें द्विविखंडन में क्या होता है समझ लीजिए। द्विविखंडन में ये होता है कि अमीबा में बताया गया कि द्विविखंडन होता है। अमीबा में ही जो है विखंडन हम आपको बताए हैं, और अमीबा में ही द्विविखंडन बता देंगे। तो इसमें क्या होता है अमीबा में द्विविखंडन, तो द्विविखंडन में यहाँ पर आप जो है इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ समझ लीजिए ये आपका जो है केंद्रक है, ये क्या है, ये केंद्रक है, और इसके चारों ओर जो ये संरचना है ये आपके क्या है, ये अमीबा है। ये तो ये जो केंद्रक है तो ये हो गया आपका केंद्रक। ये केंद्रक जीवद्रव्य से, ये है जीवद्रव्य, ये होगा जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य से केंद्रक भोजन को प्राप्त करता रहेगा, धीरे 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 भोजन को प्राप्त करता रहेगा, और फिर भोजन को प्राप्त करने के बाद में ये अमीबा जो है आपका ये कैसे हो जाएगा, ऐसे, और इसमें जो ये केंद्रक है ये ऐसे वृद्धि करेगा। ये केंद्रक अब जो है ऐसे वृद्धि करेगा। फिर इस प्रकार से वृद्धि करने के बाद में
जो ये केंद्रक है ये ऐसे देखिए, ऐसे और फिर ऐसे एक केंद्रक यहाँ हो जाएगा और फिर एक केंद्रक ये हो जाएगा। यानी कि ये वाला केंद्रक जो है दो भागों में टूट जाएगा, और जब दो भागों में टूट जाएगा तो ये एक ये और ये एक ये, दो अमीबा तैयार हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? द्विविखंडन। यानी कि एक अमीबा से दो अमीबा तैयार हो रहे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? द्विविखंडन कहेंगे। देखिए इसी प्रकार से बात हो गई अब जो है आपकी द्विविखंडन के बारे में। फिर द्विविखंडन के बारे में छोड़ करके क्या बताएंगे? मुकुलन के द्वारा। अगली जो प्रोसेस है वो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर बता दे रहे हैं। मुकुल के द्वारा वही चीज़ें, देखिए स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए, और वही चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। देखिए मुकुलन के द्वारा क्या है आपका? मुकुलन के द्वारा समझ लीजिए ये आपका हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, और हाइड्रा का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसे ऐसे ये जो है यहाँ पर मुख होता है, ये आपका मुख हो गया, और ये कांटे के समान संरचना होती है। ये आपकी कांटे के समान संरचना होगी, और फिर कांटे के समान संरचना के बाद में यहाँ ये होगा है मुकुल। और बताना क्या है? मुकुल के द्वारा ये जो मुकुल है आपका, ये मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता रहता है, बढ़ता रहता है, और बढ़ने के बाद में क्या होगा कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। ये मुकुल आपका इतना बड़ा हो जाता है, और फिर इसके आगे प्रोसेस में क्या होगा? इतना बड़ा होने के बाद में ये जो है आपका ये हाइड्रा, ये मुकुल जो है टूट जाता है, और जो ये मुकुल टूटने के बाद में नया हाइड्रा तैयार कर लेगा। इसको क्या कहेंगे? कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन। इसमें क्या हुआ है कि जो है ये हाइड्रा है, और हाइड्रा में जो है मुकुल के द्वारा नया हाइड्रा का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये होगा अलैंगिक प्रजनन। क्योंकि अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा क्या है? कि किसी भी भाग पे वो पौधा, देखिए जो हाइड्रा है आपका वो जीव भी है और जो है पेड़ पौधा भी है। तो पौधे के किसी भी भाग से, चाहे वो जड़ हो या तना हो या फिर पत्ती हो, किसी भी भाग से जो है अगर कोई नया जीव तैयार होता है तो उसको क्या कहेंगे? अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। तो इस प्रकार से मुकुल के द्वारा हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है। देखिए फिर उसके बाद में अगली आपकी जो हेडिंग आती है वो है इसमें बीजाणु जनन। अब हम आपको जो है बीजाणु जनन के बारे में बता दें। बीजाणु और फिर बीजाणु जनन ये है। देखो बीजाणु जनन में क्या है कि जो कोई भी पेड़ है, कोई भी पेड़ पौधा है, उसमें जो ऊपर की ओर जो बीज पाए जाते हैं, और वो बीज क्या होते हैं कि परिपक्व होने के बाद में, मान लीजिए कि आप जो है ये कोई भी पौधा है, इस प्रकार से कोई भी जो है पौधा है, और ये मान लीजिए इसी प्रकार से ये पौधा है, और इसमें जो रूट हैं, जड़ें निकली हैं, ये आपकी जड़ हो गई, और ये आपका क्या है? ये और फिर ये। तो इसमें जो हैं ये बीज पाए जाते हैं, ये आपके बीज हो गए। तो यही बीज क्या है कि धीरे धीरे परिपक्व हो करके धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे, और परिपक्व होने के बाद में फिर जो है ये फट जाएंगे, और फटने के बाद में वायु के द्वारा या पानी के द्वारा जा कर के जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से बीजाणु जनन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक, तो इसी प्रकार जो है हम बताएं आप लोगों को कि जो है अलैंगिक प्रजनन कैसे बीजाणु के द्वारा होता है। मान लीजिए कि नदी है, और नदी के किनारे कोई भी पौधा लगा हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि जो उसका बीजाणु है वो धीरे धीरे मैच्योर परिपक्व होने के बाद में फिर धीरे धीरे जब वो फट जाएगा, और फटने के बाद में नदी में उसके बीज गिरेंगे, और वही बह करके जो है जिस स्थान पर चले जाएंगे, फिर वहाँ पर जो है वो नया पौधा तैयार हो जाएगा बीज के द्वारा।
फिर इसके बाद में आपकी जो हेडिंग है वो है पुनरुद्ध भवन। देखिए अब हम आपको जो है पुन और रुद्ध भवन ये चीज़ बताएंगे। रीजनरेशन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीजनरेशन। ये है आपकी रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या है ये बता दें। देखिए रीजनरेशन में बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें शरीर जो है, शरीर धीरे धीरे विकसित होता है। हाइड्रा ही मान लीजिए, हाइड्रा क्या है कि भोजन को प्राप्त करता रहता है और धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती रहती है। जब वृद्धि होगी तो वृद्धि के बाद में एक हाइड्रा 2 भागों में पड़ जाएगा। ठीक, कैसे अभी बता दे रहे हैं। अब जो है आपका इसका काम ख़त्म हो गया है, तो इसमें ये है, ये आपका हो गया हाइड्रा। तो इसमें बहुत सी ऐसे लंबी लंबी शाखाएं निकली होती हैं। ये हाइड्रा है। यही हाइड्रा क्या होगा, ऐसे ऐसे जाने के बाद में ये फिर हो जाएगा आपका ये। देखिए इस प्रकार से ये क्या होगा कि ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड होने के बाद में क्या होगा कि जो है एक आपका ये हाइड्रा, एक आपका ये वाला हाइड्रा और दूसरा आपका ये वाला हाइड्रा तैयार हो जाता है। ये 2 हाइड्रा जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो इनसे क्या होता है रीजनरेशन, यानी कि पुनरुद्ध भवन, यानी कि पुनः निर्माण होता है। किसी चीज़ का जो है पुनः निर्माण होता है तो उसको पुनरुद्ध भवन बोलते हैं। ये क्या है, ये पुनरुद्ध भवन है। फिर ये तो आपकी हो गई पुनरुद्ध भवन की बात। अब जो है इसके बाद में हम आपको बताएंगे कायिक जनन के बारे में। कायिक जनन क्या है, देखो ये चीज़ अब हटा दे रहे हैं। अगली आपकी जो हेडिंग है वो है कायिक जनन। ये है आपकी कायिक और फिर जनन या फिर परजनन। देखिए आज के लिए इतना ही। इसके बारे में हम आपको अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।